हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। आज से हम क्लास 10th की जो सोशल साइंस की बुक है और उसमें जो हिस्ट्री सेगमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी वर्ड पावर है, शब्दावली हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं इस राष्ट्रवाद में उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं, उनका क्या मीन होता है उनको हम डिस्कस करेंगे और 1 अंक वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये 3 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर को हम डिस्कस करेंगे और फिर 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में है कि 18th जो सेंचुरी रही है, 18th सेंचुरी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। आज तो सब कंट्री हैं, पहले कैसे थे? पहले ये कहीं ना कहीं कुछ पार्ट इटली का जर्मनी में जाता रहा होगा, कुछ स्विट्ज़रलैंड का कहीं जाता, मतलब इस तरीके से इंटीग्रेटेड टाइप से भी थे और वहाँ पे राजतंत्र था। आज की तरह नहीं थे कि एकदम बाउंड्री बनी हुई है ना। तो 18th सेंचुरी में कई देश जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आदि देश आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो नेशनलिस्ट, एक तरीके से राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। हमने पढ़ा था, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वीडियो डाला है, आप देख लीजिएगा। जो 1789 थी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है और इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांसीसी नागरिकों को प्रभुसत्ता को सौंप दिया। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। 1804 की नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड आया था 1804 में, आप याद रखिएगा, इसे 1804 में लागू किया गया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। फिर अगला पॉइंट है कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का जो क्रांति हुई वो फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे कि जिसके पास वेल्थ है उसी को वोटिंग राइट दिए गए। फ्रेंच में संपत्ति विहीन पुरुष और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार, जब जैकोबिन शासक था उसके समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया था। आगे है, मगर नेपोलियन संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और इसमें महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया गया और उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। तो नेपोलियन जब आया, नेपोलियन कोड बना, नेपोलियन कोड 1804 में बना, हमने अभी पढ़ा। उस टाइम में महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया गया और उनको पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि को यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। तो वियना कांग्रेस क्या है? 1815 ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ इकट्ठा हुई। कहाँ पे? वियना में इकट्ठा हुई और अध्यक्षता कौन कर रहा था? चांसलर ड्यूक मेटरनिख। आगे है
वर्साय में हुए एक समारोह में, वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। वर्साय के हुए एक समारोह हुआ, उसमें प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को, जो इमैनुअल सेकंड थे, उनको एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रवादी आंदोलन, और राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या है, फिर से देखते हैं। 1861 में इमैनुअल सेकंड है को एकीकृत राजा घोषित कर दिया गया इटली का। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, तो राष्ट्रीय आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों में फ्रांस, इटली औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था, तो बहुत ही पुअर सिचुएशन थी। उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्दावली, देख लेते हैं क्या होता है कुलीन वर्ग। ये जमीन के मालिक और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। निरंकुशवादी, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था। उदारवादी, लिबरलिज्म कौन होते थे, तो लिबरलिज्म शब्द लातिनी शब्द के मूल शब्द लिबर से पर आधारित है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। तो जो उदारवाद था उसका क्या मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी होनी चाहिए और कानून के समक्ष उसे समान अधिकार होने चाहिए। मतलब ये है कि चाहे पैसे वाला हो या फिर बिना पैसे वाला, अमीर हो गरीब हो, अच्छे पद पे हो या फिर कोई भी काम न कर रहा हो, सबके लिए समान कानून होने चाहिए। आगे है जनमत संग्रह का क्या मतलब है, एक प्रत्यक्ष मतदान होता था जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। तो ये होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ के लोगों से पहले उसके बारे में पूछ लिया जाए और उसके बारे में वोटिंग करा लिया जाए। अगर उसके पक्ष में रिजल्ट आता है तो उसे इम्प्लीमेंट करा दिया जाए और नहीं आता है तो उसे रोक दिया जाए। ये होता है प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। फिर है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर बल देता है। यूटोपिया, ये कल्पनादर्श है। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। फिर रोमानीवाद क्या है, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। नारीवाद, स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। क्या है नारीवाद? फेमिनिज्म क्या है, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। जुकर्स क्या है, प्रसा का एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जुकर्स सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जॉलवेराइन क्या है, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ। जॉलवेराइन क्या है, प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ 1834 में, और यह एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे इसमें। किसमें? जॉलवेराइन में। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या क्या कर दी गई? 2 कर दी। जो पहले 20 थी, 20 से भी अधिक थी, उसमें 2 कर दी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक यह संघ जो था, ये जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। कौन? जॉलवेराइन। जॉलवेराइन जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जो पहले मुद्राओं की संख्या 20 थी वो 2 कर दी गई। इसके बाद जैसे अपने यहाँ टैक्स बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको जो आपका GST लागू कर दिया। फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको देखते हैं क्या हैं। जोसेफ मेज़नी, एक सेकेंड। जोसेफ मेज़नी कौन थे? इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे।
राजतंत्र के घोर विरोधी थे। कौन? जोसेफ मेजनी। गौरीबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी, मेजनी का सहयोगी व समकालीन था। गौरीबाल्डी मेजनी का सहयोगी था और समकालीन था। इसने लाल कुर्ती नामक सेना बनाई। फिर अगला है कि सहायता से उसने राष्ट्रिया को हराया। किसकी सहायता से? लाल कुर्ती जो सेना बनाई इसने, उसकी सहायता से गौरीबाल्डी ने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली के स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन चलाए गौरीबाल्डी ने। कावूर कौन है? कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया जो था, सार्डिनिया राज्य था, उसका प्राइम मिनिस्टर था कौन? कावूर। और कावूर ने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। तो कावूर ने सबसे पहले अपने राज्य को इटली में मिलाने का काम किया। फिर उसके बाद बिस्मार्क की बात करें तो जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान है जर्मनी का। जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। जर्मनी ने एकीकरण के लिए, यूनिफिकेशन के लिए क्या काम किया? रक्त और लौह, आयरन एंड ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को इसने फॉलो किया और उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। चलिए देख लेते हैं, कुछ प्रतीक हैं और उनसे जुड़े कुछ अर्थ हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे प्रतीक के नाम पे है टूटी हुई बीड़ियाँ, तो टूटी हुई बीड़ियाँ क्या हैं? आज़ादी का मिलना। फिर है बाज छाप वाला कवच, ये किसका प्रतीक है? तो ये है जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति। जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति का प्रतीक है कौन? बाज छाप कवच। फिर उसके बाद बलूत पत्तियों का मुकुट, ये किसके लिए है? ये वीरता के लिए है। फिर तलवार किसका प्रतीक है? तो तलवार है मुकाबले की तैयारी का। तलवार पर लिपटी जैतून, ये किसका प्रतीक है? शांति की चाह का। जैतून शांति की चाह का। आपका जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। आगे है काला, लाल और सुनहरा, ये ब्लैक, रेड एंड गोल्डन, ये काहे का प्रतीक है? तो ये है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों ने ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, फ्लैग था वहाँ का, काला, लाल और सुनहरा, और जिसे जर्मन राज्यों ने के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरण का क्या मतलब है? उगते सूर्य की किरण का मतलब है कि एक नए युग का सूत्रपात तिरंगा, एक नए युग के सूत्रपात तिरंगा। फिर है एक अंक वाले प्रश्न देखते हैं कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू था फ्रांसीसी चित्रकार। आगे है अंश रेनन कौन था? अंश रेनन, तो अंश रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक था। अगला प्रश्न है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया। जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। जर्मन बलूत किसका प्रतीक था? वीरता का प्रतीक था। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेक्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सी विश्वविद्यालय घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति को। अगला प्रश्न है कि जॉलवेराइन क्या था? किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो एक जर्मन शुल्क संघ, जॉलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई और इस प्रकार वह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना। आगे क्या है? मेज़नी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों का नाम बताना है। यंग इटली, यंग यूरोप, ये मेज़नी की 2 भूमिगत संगठन वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th सेंचुरी में ऐसी कौन सी पावर निकल के आई, इमरजेंस हुआ, ऐसे किस पावर का इमरजेंस हुआ जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो जो बहुत भारी परिवर्तन हुआ जो यूरोप में लेके आया वो था राष्ट्र राज्य का उदय, नेशन का उदय हुआ, नेशन स्टेट का उदय हुआ, नेशन स्टेट का इमरजेंस हुआ। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। याद रखिएगा, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित की गई। 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित की गई। नेक्स्ट है कि 1815 में वियना संधि किसका संबंध है? तो ड्यूक मैटरनिख का। 1815 में वियना संधि का किससे संबंध है, किसका संबंध है? तो ड्यूक मैटरनिख का।
नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि का उद्देश्य था। क्या? ध्यान से सुनिएगा कि नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि का उद्देश्य था। अगला है, किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहा था मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी जो यूरोप के देश हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब जो फ्रांस में जो परिवर्तन आता है उससे पूरे यूरोप में उथल पुथल मच जाती थी। इस वजह से मैटरनिख ने क्या कहा? मैटरनिख ने कहा कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? जुकाम आ जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो ये है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि जो थी, इसके तहत क्या हुआ? यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। आज का ग्रीस, एथेंस कहते हैं इसे। तो इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। कौन सी ट्रीटी हुई? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि हुई, जिसकी ट्रीटी हुई, जिसकी वजह से एथेंस को स्वतंत्र देश माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट थे, उसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वोल्फ टोन ने। याद रखिएगा, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फ टोन ने। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये जस्टिस का है, न्याय का प्रतीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? ही करते हैं, MCQ ही करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लगातार चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहें। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।